सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का महादेव जी की नगरी बनारस में। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बनारस में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, बनारस में दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इसी यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वह सभी जानकारी जो इसी अलौकिक यात्रा को बहुत ही आसान बना सकती है। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, बनारस दुनिया के सबसे पुरानों शहरों में से एक है जो पतित पावन माँ गंगा के किनारे बसा है। आप इस अलौकिक नगरी को बनारस, काशी और वाराणसी आदि नामों से बुलाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बनारस अपनी आध्यात्मिक विरासत, पौराणिक महत्व, गंगा के किनारे बसे 84 घाटों, प्राचीन मंदिरों, सभ्यता, संस्कृति, पहनावे और खान पीन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तभी तो पूरे साल ही देश नहीं विदेश में मेहमानों के साथ साथ करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी बातें को बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की तो यहाँ पर 2 प्रमुख स्टेशन है, बनारस और वाराणसी रेलवे स्टेशन। दोनों ही रेलवे स्टेशन काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसे 5-6 किलोमीटर दूर है। आप लोग ऑटो में 20 से 30 रुपये देकर यह प्रमुख स्थान पर आ जाएंगे। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आना है तो बनारस में ही लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप बस, टैक्सी या ऑटो से यहाँ तक आ जाए। तो चलिए अब हम लोग भगवान शिव की पावन नगरी बनारस पहुँच चुके हैं और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही बनारस में बहुत से धर्मशाला और होटल्स बने हैं, लेकिन यहाँ पर चौराहे के पास रुकना सबसे अच्छा रहता है। यहाँ से मंदिर और घाट 200 से 300 मीटर दूर है। चौराहे के 100 से 200 मीटर रेंज में बहुत से होटल और धर्मशाला बने हैं। यहाँ पर धर्मशाला के स्टार्टिंग 500 से 600 और होटल के स्टार्टिंग 800 से 1000 में हो जाती है। इनके अलावा 1500, 2000, 3000, 5000, 1000 तक के बजट के बहुत ही वीआईपी रूम मिल जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। ऐसे तो आप पूरे साल काशी में आकर अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक समय सबसे अच्छा रहता है। वही मई, जून और सावन में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से कभी भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने चलेंगे। सामने ही आप चौराहे देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड पर रास्ता मंदिर और जा रहा है, वो सीधे दशाश्वमेध घाट के लिए जाता है। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे प्राचीन और प्रमुख घाट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए यहीं पर 10 अश्वमेध यज्ञों के लिए यज्ञ किया था, इसीलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा बहुत से भक्त गंगा जी को पार करके दूसरी ओर स्नान भी करते हैं। आप बोट में ₹50 देकर और आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्नान आदि के बाद श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन की बात करते हैं। दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के 4 प्रमुख मुख्य द्वार है। आप लोग दशाश्वमेध घाट से दूसरी घाटों को पार करके ललिता घाट पर बने कॉरिडोर पर आकर गेट नंबर 1 प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा विश्वनाथ गली का
चौराहे के काल भैरव मंदिर वाले रास्ते पर मां अन्नपूर्णा गली और सबसे अच्छा यहीं पर गेट नंबर 4 से प्रवेश कर सकते हैं। गेट नंबर 4 पर भीड़ सबसे कम होती है। वही दोस्तों, अगर आपके पास में समय कम है या फिर आपके साथ में बुजुर्ग है तो आप यहाँ पर सुगम दर्शन भी कर सकते हैं। सुगम दर्शन का ₹250 पर पर्सन का टोकन रहता है। आप चाहे तो इनकी बुकिंग काशी विश्वनाथ मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से कर दे। वही अगर आप चलने में असमर्थ है तो यहाँ पर व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों, मंदिर के मुख्य परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा, बैग, इलेक्ट्रिक आइटम, जूता, चप्पल यह सब ले जाना मना है। सभी प्रवेश द्वार के बाहर और मंदिर परिसर में जूता, चप्पल और मोबाइल काउंटर बने हुए हैं जो एकदम फ्री है। तो चलिए फूल माला और प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करे। दोस्तों, मंदिर के पास ही मां अन्नपूर्णा मंदिर है जहां पर आप दर्शन करने जरूर जाए। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 से 11 और 12 से शाम के 7 और फिर 8:30 से 9 बजे तक दर्शन होते हैं। दोस्तों, ऐसे तो यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है। आपको दर्शन करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वही बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप सावन में आने का प्लान बना रहे हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेंगी। सावन के नॉर्मल दिनों में दर्शन करने में 6 से 7 घंटे और सोमवार को 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। साथ ही सावन में वीआईपी दर्शन भी बंद हो जाते हैं। तो चलिए श्री काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं आप यहाँ पर कहाँ दर्शन और घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद श्री काल भैरव के दर्शन करने चलेंगे जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ से सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव जी के दर्शन के बाद आपकी काशी यात्रा पूरी होती है। तो चलिए लाइन में लगकर काल भैरव जी के अलौकिक रूप के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, काल भैरव मंदिर के आसपास बनी मार्केट और इमारतों की प्यारी सी डिजाइन आपको बहुत ही आकर्षित करेंगी। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारे प्यारे फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मात्र 700 मीटर दूरी पर ही महामृत्युंजय मंदिर और धन्वंतरी कुआं है। दोस्तों, धन्वंतरी कुआं बहुत ही चमत्कारी औषधि कुआं है। मान्यताओं के अनुसार आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी ने अपनी सभी दिव्य औषधियों और जड़ी बूटियों को इसी कुएं में डाल दिया था, जिससे इसका जल औषधि पूर्ण अमृत के समान पवित्र है। दोस्तों, इस कुएं में 8 कोने हैं और इसके अलावा अलग अलग घाटों पर जल का स्वाद भी अलग हो जाता है। भक्त इस जल को पीते हैं, साथ ही अपने साथ घर भी ले जाते हैं। यही पास में ही मृत्युंजय महादेव मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग फिर से वापसी करके दशामेघ घाट पर आ जाएंगे और अब हम लोग माँ गंगा में नौका विहार करेंगे। यहाँ पर माँ गंगा में नौका विहार का अनुभव बहुत ही खास रहता है। यहाँ पर शेयरिंग बोटिंग वाले ₹100 पर पर्सन और प्राइवेट बोट वाले 800 से 1000 चार्ज करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बनारस में कुल 84 घाट है। सभी 84 घाटों का अपना ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, लेकिन शेयरिंग बोट वाले आपके हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक ही घुमाते हैं। दोस्तों, बनारस में इन सभी घाटों में से मणिकर्णिका घाट बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। यह एक शमशान घाट है। यहाँ पर 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए नाव से इन सभी घाटों के अच्छे से दर्शन करें और गंगा जी में खुशनुमा पलों को बिताकर अब हम लोग विशालाक्षी मंदिर चलेंगे, जिसका रास्ता दशामेध और ललिता घाट के बीच बने मिर्ग घाट के जाता है। दोस्तों, विशालाक्षी मंदिर माता सती के
51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का कान का कुंडल गिरा था। यह पर दर्शन करने के बहुत ही विशेष महत्व माने जाते हैं, तो आप सभी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। दोस्तों, बनारस में घाटों का बहुत ही महत्व है। लोग यहाँ पर घंटों बैठकर ध्यान आदि भी करते हैं, तो आप यहाँ पर भी जरूर बैठे। इनके अलावा आपने भगवान शिव को हाथ पकड़े हुए बहुत सी रीलों में देखा होगा, तो आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो जरूर खिंचवाए। तो दोस्तों, शाम को जब आप लोग यहाँ की गंगा आरती में शामिल होंगे, यहाँ पर ललिता घाट और दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है। आप लोग चाहे तो घाट पर बैठकर या फिर नाव में बैठकर सामने से इस दिव्य और अलौकिक आरती को देख सकते हैं। नाव वाले 100 से 200 और 300 चार्ज करते हैं। दोस्तों, आरती के समय यहाँ का माहौल बहुत ही दिव्य हो जाता है। इस माहौल को शब्दों में बयां पाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप लोग भी बहुत ही जल्दी बनारस का प्लान बनाकर इस प्यारी गंगा आरती में जरूर शामिल हो जाइए। यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होकर आप बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी। तो चलिए, आरती के बाद अब हम लोग खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, बनारस अपने खान पीन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ की कचौड़ी, चाट, लस्सी, पान और ट्राई कर सकते हैं। चौराहे के पास ही बहुत ही फेमस कांची घाटी चाट भंडार है। आप यहाँ के चाट को खाना एकदम भी ना भूले। इसके अलावा यहाँ से 100 मीटर आगे बढ़ने पर दीना चाट भंडार है। यहाँ की टमाटर चाट का स्वाद तो अनोखा ही है। इसके अलावा बनारस में बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो चौराहे में दशाश्वमेध घाट के बीच बनी मार्केट आपके लिए सबसे अच्छी रहेंगी। यहाँ पर आप ऑथेंटिक बनारसी साड़ी और सूट की खरीदारी कर सकते हैं। बनारसी साड़ी पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप यहाँ की मार्केट से अपने प्रियजनों के लिए प्रसाद और भी बहुत सारी चीजें की अच्छे से खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग रात में अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन उन प्लेसेस को कवर करेंगे जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, दूर वाले मंदिरों में दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है आप यहाँ पर एक ऑटो या ई रिक्शा बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 7 से 8 मंदिर के लिए 600 से 700 चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माँ दुर्गा मंदिर चलेंगे, जो चौराहे से 4 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, माँ दुर्गा मंदिर बनारस के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक सिद्ध पीठ है। यह लाल पत्थर से बना भव्य माँ दुर्गा को समर्पित है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में बंगाल की रानी ने कराया था। आप मंदिर में माता रानी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं के दर्शन आदि कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन के बाद आगे बढ़कर विश्वनाथ मंदिर चलेंगे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बनारस यूनिवर्सिटी में स्थापित है। दोस्तों, श्री विश्वनाथ मंदिर बहुत ही भव्य शैली में बना है, जो दुनिया से सबसे ऊंचे मंदिरों शिखरों में एक है। इन भव्य मंदिरों की नींव 1931 में विराला परिवार द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर आना महादेव जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन और जल अभिषेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्यारा सा मंदिर बहुत ही प्यारे और शांत वातावरण में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन और कुछ देर बिताने के बाद में अब हम लोग संकट मोचन मंदिर चलेंगे, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान मंदिर बनारस के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिनकी स्थापना 16वीं शताब्दी में महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराई थी। यहाँ पर मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, बैग भी ले जाना मना है। मंदिर प्रवेश द्वार के पास में ही लोकल फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों, इन मंदिरों में आपको सच में बहुत ही शांत और सुकून का अनुभव होगा। भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन भी करते हैं, तो आप सभी मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर भक्ति भाव के माहौल का अनुभव जरूर करें। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मणि मंदिर पर जाएंगे। मणि मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, भव्य मंदिर है।
मंदिर के अंदर महादेव जी के 151 नर्मदेवस्य शिवलिंग और 12 फिक्स शिवलिंग स्थापित है, जिनके दर्शन से आपको अलग ही शांति मिलती है। इनके अलावा मंदिर परिसर में श्री राम परिवार और माता रानी सहित और भी देवी देवताओं विराजमान है। दोस्तों, इन मंदिरों के अलावा आप त्रिदेव मंदिर, नेपाली मंदिर, अष्टघाट और सदैव मंदिर भी जा सकते हैं। तो चलिए, इन सभी मंदिरों में दर्शन के बाद दोपहर में खाना पीना करके आप सारनाथ भी जा सकते हैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ऑटो वाले राउंड ट्रिप का 500 से 600 चार्ज करते हैं। दोस्तों, सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र धर्म स्थानों में से एक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में ही दिया था। यहाँ पर बहुत से बौद्ध मंदिर, मठ और म्यूजियम बने हुए हैं। आप यहाँ पर स्तूप और अशोक स्तंभ को देख सकते हैं, जिनका निर्माण महान सम्राट अशोक ने कराया था। तो चलिए, सारनाथ में 3 से 4 घंटे घूमने के बाद वापसी करते हुए नमो घाट चलेंगे। दोस्तों, ऐसे तो बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कुल 84 घाट है। इनमें से दशामुख घाट, मणिकर्णिका घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, ऐसी घाट और नमो घाट सबसे फेमस है। अभी हम लोग आ चुके हैं नमो घाट पर। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटी भी करने को मिल जाती है। पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हैं। दोस्तों, नमो घाट बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक घाट है। यहाँ पर माँ गंगे को प्रणाम करती हुई विशाल प्रतिमाएं भी आकर्षित करती है। शाम को तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। शाम को यहाँ के नज़ारे आपका दिल खुश कर देंगे। बनारस में नमो घाट बच्चे, बड़े या फिर बूढ़े हो, कोई पहली पसंद होता है तो भी आप यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छे से मस्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन और घूमने के बाद में आप शाम को या फिर अगले दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। बात करें आपके यहाँ पर कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से लोग सुबह यहाँ पर आकर पूरा दिन स्नान और दर्शन के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि यहाँ पर कम से कम एक नाइट का स्टे जरूर करें। बात करते हैं बजट की। अगर आप यहाँ पर सुबह आकर शाम को वापसी कर लेते हैं तो 2 से 3 लोगों हैं तो रुपया 500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही आराम से इस अलौकिक यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप बनारस में 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बना रहे हैं और 2 से 3 लोग हैं तो 5000 से 6000 प्लस ट्रेन टिकट के बजट में इन अलौकिक यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बनारस यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे से और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर यात्रा से जुड़े आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेक्टिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।